सबसे पहला सवाल यही कि कितने घंटे हो गए आपको उमर खालिद से मिले हुए? 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो 6 तारीख को मैं उससे मिली थी। मनु ज्योत्सना, आपने कहा कि ये बिल्कुल बेकार केस है आपके मुताबिक, जैसा आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है और जिनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं यूएपीए के तहत 43D5 जो लगाई गई है, उसमें कोर्ट को ये राइट है कि बिना दलीलें सुने वो सामने वाले की पहली नज़र में इस आधार पर उनकी बेल रोक दे, ये संगीन इल्जाम उनके ऊपर। सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा है। हमें तो पता है कि हम कुछ गलत नहीं किए और जो हो रहा है हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है। जेल इज अ एक्सेप्शन और बेल इज अ रूल। वो कैसे इन्हीं सोशल टॉपिक्स को लेकर अपनी स्पीचेस देते आए हैं मंच से, अचानक से उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है, टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये लेकिन एक साइड ऑफ द सोसाइटी है। उमर खालिद ही इज़ अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्रिकेट लवर एंड यू आर अ टिपिकल बंगाली फुटबॉल लवर। ये मैच मेकिंग कैसे हुई? देखिए, वैसे मतलब यूएपीए अब पूरी तरीके से डिसेंट को क्रश करने का एक जरिया बन गया है सरकार के हाथ। इस देश में क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए चीयर करने के लिए लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है। ये कानूनी लड़ाई है और ये लंबी चलेगी, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, 1 साल तक आप अपील भी नहीं कर सकते जमानत के लिए। मनु ज्योत्सना कहाँ है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 400 बुक उसका हम लोग पहुंचा चुके हैं अंदर। उमर ने बहुत जोर से चिल्लाया, तब मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक गन है और वो आदाब, नमस्कार। आज मैं, आप, पूरा हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उमर खालिद के नाम से वाकिफ़ है। किसी के लिए उमर खालिद हीरो है, किसी के लिए गद्दार है, किसी के लिए मुलजिम तो किसी के लिए मुजरिम। हर किसी की अपनी सोच है, उसके हिसाब से हम अपने पैमाने के हिसाब से लोगों को उसमें फ़िट कर लेते हैं। मगर एक शख्स है जो उमर खालिद को बहुत करीब से जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 5 साल से उमर खालिद क़ैद हैं जेल में, तो उनकी मोहब्बत में एक क़ैद है, वो हैं मनु ज्योत्सना लाहिरी। उनकी पार्टनर हैं और उमर खालिद को बहुत करीब से जानती हैं। आज हम उमर खालिद को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इनकी लव स्टोरी के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ शबनम है, ज़ायरा, सहबा और इरम। मनु ज्योत्सना, वेलकम। सबसे पहला सवाल यही कि कितने घंटे हो गए आपको उमर खालिद से मिले हुए? 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो 6 तारीख को मैं उससे मिली थी जेल में मुलाकात में, तो वही लास्ट था। कितना मिस करती हैं आप उमर खालिद को? मतलब हम सब लोग उनके जो भी करीबी दोस्त हैं, सारे लोग बहुत मिस करते हैं। उनके फैमिली भी काफ़ी मिस करता है कि 5 साल चल रहा है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। इतनी लंबे समय में वो 3 बार इंटरिम बेल में आया था घर, तो उन्हीं 3 बार करीब से मुलाकात हुआ। बाकी कोर्ट वगैरह में मिलते रहते हैं और जेल में मुलाकात में मिलते रहते हैं। मैं जेल की मुलाकात पे भी आऊँगा, वहाँ वो तफसील से बात करूँगा आपसे। जो आखिरी बात आपकी हुई है अभी, इस ज़माने जो खारिज हुई है अर्ज़ी, उसके बाद क्या बात हुई थी आपकी? मतलब देखिए, हम सबको बहुत उम्मीद था कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट से सबको ज़मानत मिल जाएगी, और 5 साल में क्योंकि ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है इस केस का, तो ज़मानत मिलना वाज वेरी बेसिक। मतलब बहुत जब इतने लंबे अरसे से ट्रायल नहीं चलता है, तब ज़मानत हो जाना ही बहुत नॉर्मल बात होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि देश की सबसे एपेक्स कोर्ट है, वी वर ऑल वेरी होपफुल। तो सब लोगों को बहुत धक्का लगा जब ये ऑर्डर आया। सब लोग ही तो बहुत मतलब वी वर फीलिंग वेरी होपलेस। तो बातचीत में भी वो होपलेसनेस आ रहा था। ऑर्डर के बाद आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ है जी, क्या था उसमें? ये बस बातचीत ऑर्डर के तुरंत बाद उमर ने कॉल किया था। फ़ोन कॉल भी होता है जी। डेली फ़ोन कॉल,
तो फ़ोन कॉल किया था, कॉल करके यही बोला कि एक तो हम सब बहुत खुश भी थे उस दिन, क्योंकि जो 5 लोग जैसे गुलफिशा को, मिरान को, ये लोग भी तो दोस्त ही है ना, ये लोग भी तो बहुत 5 साल से हम इनके परिवार को भी इतने करीब से जान गए और एक साथ हम लोग कोर्ट में मिले हैं। इनका भी तो उतना ही गम, उतना ही एक हताश, एक मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, तो जी। उसका बहुत खुशी था हम लोग। जबकि उमर और शर्जील को नहीं मिला, लेकिन फिर भी गुल के लिए, शिफा भाई के लिए, शिफा और रहमान, मिरान, शादाब, इन सब के लिए बहुत खुशी थी। तो उमर ने भी वही बात बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट इन लोगों को मिल गया है, तो चलो कुछ लोग तो आज़ाद हुए, उसकी खुशी बहुत है। लेकिन बाकी मैं बोला कि मैं कल आ रही हूँ मिलने, तो वो बोला कि हाँ आ जाना, मतलब अब तो मतलब ज़िंदगी ही यही। अब तो ज़िंदगी यही है। ऐसे ऐसे शब्द क्या पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं या इस बार थोड़ी ज़्यादा नाउम्मीदी या निराशा थी? देखिए, हर बार जब हम लोग कोर्ट में गए थे, लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर बार हम लोगों को लगा कि बेल मिल जाएगा, क्योंकि ये केस, हमें पता है कि ये केस बिल्कुल ही मतलब बेकार केस है और इससे ज़मानत मिल जानी चाहिए। और ख़ास करके जब समय बढ़ता गया, जब ट्रायल नहीं हुआ, तब और स्ट्रॉन्ग चांसेस हो गया बेल मिलने का, क्योंकि दैट इज़ हाउ ये लोग law सवाल शुरू करें, मैं operate. बस एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक हिम हीरो, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग हिम, मगर इस सच से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि 5 साल बिना ट्रायल के उमर खालिद जेल में है। कल को अदालत में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जाहिर सी बात है सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर जुर्म साबित नहीं होता है तो 5 साल जो अभी गुजारे हैं जेल में और अभी 1 साल तक आप ज़मानत की अर्ज़ी नहीं दे सकते, तो मतलब 6 साल तो मिनिमम जेल में गुजर ही जाएगा। तो अपने उम्र के इस प्राइम में अगर 6 साल आप जेल में गुजारते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन कैसे होगा, ये सवाल आज नहीं तो कल ज़रूर शुरू होगा। मैं चाहूँगा कि जो मेरी टीम है वो भी उमर खालिद को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपसे। मनु ज्योत्सना, आपने कहा कि ये बिल्कुल बेकार केस है आपके मुताबिक, जैसा आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं यूएपीए के तहत 43D5 जो लगाई गई है, उसमें कोर्ट को ये राइट है कि बिना दलीलें सुने वो सामने वाले की पहली नज़र में इस आधार पर उनकी बेल रोक दे कि संगीन इल्ज़ाम इनके ऊपर। कितनी उम्मीद आप कोर्ट से? सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे यूएपीए के मैटर में बेल दिया है लोगों को 43D5 के बावजूद। के नजीब के केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। वर्नॉन गोंजाल्वेस के केस में, भीमा कोरेगांव के, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है। साथ साथ शोमा सेन के केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है। वो सारे भी यूएपीए के ही केस थे, लेकिन यूएपीए के केस और 43D के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, वो अगर किसी भी तरीके से उस पर चोट पहुंच रहा है लंबे अरसे किसी को जेल में रखने के कारण, तो लिबर्टी एज एन एक्ट ऑफ लिबर्टी, अपहोल्डिंग लिबर्टी, बेल मिलना चाहिए। तो ये सारे जजमेंट्स भी तो आए हैं, ये सारे जजेस भी तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ही जजमेंट दिया है। तो हाँ, देयर आर जजमेंट्स जिसके तहत यूएपीए का केस क्योंकि है इसीलिए बेल खारिज हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दूसरे जजमेंट्स भी आए हैं उसी कोर्ट से, इसीलिए हम लोगों की उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगी। आपने एक आर्टिकल लिखा था जब 1 साल हो गया था उमर को, तब आपने लिखा था कि टाइम टू रिपील यूएपीए। उसमें था कि जेल इज़ ए एक्सेप्शन और बेल इज़ अ रूल, तो उसमें रिवर्स हुआ है वो यूएपीए की वजह से। तो क्या आपको लग रहा है, तब आपने लिखा था जब 1 साल हुआ था, वो अभी और ज़्यादा अरसा हो गया है, 5 साल इस बात को हो गए, तो क्या अभी भी उस चीज़ की ज़रूरत लगती है? और वो आपके इमोशंस के वो मेरा वक्त नहीं गुजरा, अब मैं कॉरिडोर्स में बैठती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के को मैं कितने अच्छे से जान गई हूँ, तो ये सारे जो इमोशंस हैं वो आप में क्या चेंज लेकर आए हैं? और क्या अभी भी लगता है कि आवाज़ उठनी चाहिए कि यूएपीए को रिपील करना चाहिए? देखिए, यूएपीए एज अ लॉ, यूएपीए में अभी तक करीब 3% कन्विक्शन है। उस कन्विक्शन का भी मतलब जितने कन्विक्शन हुए हैं उसका भी बहुत
वो है, मतलब बारीकी में अगर देखा जाए तो वो छोड़ भी दे 3%, सिर्फ 3% कन्विक्शन हुआ है यूएपीए में, बाकी तो केसेस कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो ये तो दिस इज़ अ डेटा, इट्स अ फैक्ट जो हमारे सामने है। यूएपीए पहले 2019 से पहले आप अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगाते तो एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता था कि वो शख्स एक कोई टेरर नेटवर्क का हिस्सा है, जिस टेरर नेटवर्क के चलते देश के सॉवरेनिटी को खतरा है और जिसके चलते उसको मतलब यूएपीए में दाखिल किया गया है, उसके ऊपर यूएपीए लागू हुआ है। 2019 के बाद से वो भी बदल गया। 2019 के बाद से प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये अब जिम्मेदारी नहीं रही, कोई भी इंडिविजुअल को के ऊपर यूएपीए लगा सकते हैं। यूएपीए अब पूरी तरीके से डिसेंट को क्रश करने का एक जरिया बन गया है सरकार के हाथ। इस देश में क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए चीयर करने के लिए लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है और लोग जेल में बंद है। तो इस तरीके से एक लॉ अगर पूरी तरीके से आपको सिर्फ आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको इंटिमिडेट करने के लिए बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रिपील होना चाहिए। ऐसे एंटी टेरर लॉ मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड ड्रेकोनियन लॉज, और जो पूरी तरीके से फ्रीडम और लिबर्टी के खिलाफ है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम अभी भी चाहेंगे कि यूएपीए रिपील हो। जी जी, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव की अब ज़रूरत है इस लॉ में, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मतलब देखिए यूएपीए का एक जो बहुत गंभीर एक एस्पेक्ट है यूएपीए का, जो पोटा में या टाडा में नहीं था, कि पोटा का एक सनसेट क्लॉज था कि 5 साल बाद उसका रिव्यू होना है। कि आप पोटा लाया भी जब गया था तब ये सोच के लाया गया था कि इसको एक टाइम रिपील करना है, जी, उसका एक सनसेट क्लॉज होगा, उसको रिव्यू होगा। अभी यूएपीए का वो सनसेट क्लॉज नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग कि इसका कोई रिव्यू ही नहीं है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। इसका अगर रिव्यू हो तब ये सारी चीज़ों पे इस सारी चीज़ों पे चर्चा होगी ना कि इसका कन्विक्शन कितना है, कितने लोगों को बेतुकी से यूएपीए लगाया गया है, कितने लोग जेल में रहे हैं, बेल कितना मुश्किल हो जा रहा है, अलग अलग जो जजमेंट्स आए हैं उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हाँ, मतलब तो क्या इसको लेकर क्या आप लोग कोई स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में? क्या इसको लेकर आप कुछ? देखिए, हम तो ऑलरेडी एक लड़ाई जूझ रहे हैं जी 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 केस में, पर ये हम मानते हैं ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ऊपर ही नहीं डाला जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज की भी है, इस देश की सिविल सोसाइटी की भी है, इस देश की जो मीडिया का भी है, इस देश का लीगल सोसाइटी की भी है, क्योंकि ये तो सबके लिए खतरा है ना। ये तो एक डेमोक्रेटिक देश अगर हम अपने आप को मानते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम और स्ट्रेंथन करने का बात करते हैं, तो यूएपीए जैसे कानून के रिव्यू होना वो तो बेसिक है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए जो सफ़र कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। जी, आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेश आई? क्योंकि 2008 से आप लोग मिले, 2013 से आपने डेटिंग शुरू करी, तो तब से आज तक में कितना फ़र्क, कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं? देखिए, मतलब ये जो टाइम आपने बताया 2013, उसके बाद तो देश ही बदल गया ना। देश बदल गया, मीडिया बदल गई, समाज बदल गया, पुलिस बदल गया, लोकतंत्र ही बदल गया। हम सबकी ज़िंदगी उससे अफेक्टेड है। मेरा कोई सिंगल आउट बात नहीं है, सबकी ज़िंदगी अफेक्टेड है। सबके मन में डर पैदा हो गया अलग अलग तरीके का, सबके ऊपर प्रेशर है, सब लोग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से गुजर रहे हैं। हम अलग नहीं हैं उसमें, हम भी उसी देश के नागरिक हैं जो बदल गया, जो देश। बिल्कुल, और जैसे आप इन बातों को प्रेजेंट कर रही हैं, मैं शायद कनेक्ट ना कर पाऊँ या हम सब कनेक्ट ना कर पाएँ। मेंटल स्टेट जो आपकी इस वक्त है, उमर खालिद को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, आपने कहा कि कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत सिर्फ हमें क्यों, सोसाइटी को महसूस की जानी चाहिए। उमर खालिद की जब बात करते हैं, हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि वो कैसे इन्हीं सोशल टॉपिक्स को लेकर अपनी स्पीचेस देते आए हैं मंच से। अचानक से उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है, टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये लेकिन एक साइड ऑफ द सोसाइटी है। दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि कैसे हीरोइक फिगर मानकर भी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक, और कहा जा रहा है कि अब जस्टिस मिलना चाहिए, अब उस बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी हो जाता है। देखिए, उमर खालिद अभी जेल में है, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लोग,
लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो उनके बिहाफ पर बोलते हैं, स्पेशली आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो कैसी चीज़ों को आप टैकल करती हैं जब वो सवाल आपकी तरफ आते हैं कि आप रिफॉर्म की बात करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, या इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, कैसे आप देखती हैं, इसे डील करती हैं रोज़मर्रा में? मतलब देखिए, ये तो 2015-16 से शुरू हो गया था पूरे देश में. वंस अगेन, आई डोंट वांट टू मेक अ स्पेशल केस ऑफ अस. हाँ, हम लोगों का केस बहुत हाईलाइटेड है, पर सोशल मीडिया में जो ही मुंह खोलता है, खास करके महिलाएं, उनके ऊपर बहुत ये इस तरीके का ट्रोलिंग, लेबलिंग, रेप थ्रेड्स देना, डेथ थ्रेड्स देना, ये बहुत आम बात हो चुकी है. सबके इनबॉक्सेस में वो कूड़ा भरा हुआ रहता है. हम अभी मान लिए हैं कि अब तो देश बदल गया है, यही देश है अब, और लेकिन हम तो इसी देश के नागरिक हैं ना. हम तो जब सीए के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, या जब हम संविधान के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम तो इसी देश को मजबूत करना चाहते हैं. और ये ट्रोलिंग, ये पूरा जो जितना भी नफ़रत फैल रहा है, इसके बावजूद हम लोगों को सरवाइव भी करनी है और अपनी आवाज़ भी उठानी है. ये हम मान लिए. एक बार मान लेते हैं वो बात, तो हिम्मत अपने आप आ जाता है. आई थिंक रिफॉर्म, लॉ, ये अभी इस पे काफ़ी डिबेट होगी. आपसे बात करने का हमारा मकसद ये है कि हम उमर खालिद को डिकोड करें आपके थ्रू. एक बड़ा सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उमर खालिद, ही इज़ अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्रिकेट लवर एंड यू आर अ टिपिकल बंगाली फुटबॉल लवर. ये मैच मेकिंग कैसे हुई? नहीं देखिए, वैसे मतलब मैच मेकिंग वगैरह छोड़ दीजिए. हम लोग मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. वी ऑल वर स्टूडेंट्स, एंड हम ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहाँ हमें सवाल उठाना सिखाया जाता था, क्रिटिकल होना सिखाया जाता था. बीइंग क्रिटिकल, बीइंग डिसेंटिंग was appreciated in Jawaharlal Nehru University. We still are very proud citizens because we are critical citizens. Basically, हम सबकी, मतलब हमारे जितने भी दोस्त हैं, हम सबकी जो एक दूसरे से जुड़ाव है, वो पॉलिटिक्स से ही आया है, एक्टिविज्म से आया है, ऐसे ही सवाल उठाने से आया है. तो हाँ, वो क्रिकेट फुटबॉल वाला मामला है. डेफिनेटली मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, उमर फुटबॉल नहीं देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं. एंड ज्योत्सना, व्हाट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अगर किसी के ऊपर कि पुलिस की दबिश हो या पुलिस उनसे पूछताछ करे, किसी केस में लोग घिरते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है किससे सबसे पहले बात हुई है, कौन करीबी है, कौन फैमिली वाले, उन लोगों से भी पूछताछ शुरू होती है, उन लोगों को उठाया जाता है. तो ऐसी भी एक सोसाइटी है जो जब ऐसे केसेस लोगों के सामने आते हैं तो वो डर जाती है, वो दूर हो जाते हैं. बट थ्रू आउट आप कनेक्टेड रहीं और एक पिलर की तरह उमर के साथ खड़ी हुई हैं. तो ये बॉन्ड कहाँ से आपने डेवलप किया? क्या ये जस्ट बिकॉज कि आपका वो बैकग्राउंड है एक्टिविज्म वाला, वहाँ से आया? थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे. हाँ, मतलब बेसिकली वही है. देखिए, आप जब इस पूरे केस के पॉलिटिक्स को समझ जाते हैं ना कि क्यों हो रहा है. हम सब लोग आवाज़ उठाए थे सीए के खिलाफ. हम आज भी मानते हैं कि सीए जैसे कानून या ऑल इंडिया एनआरसी जो बात हो रहा था उस टाइम, उसके खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठाए थे. हमें लगा था कि ये देश की डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, और जो हमें मंजूर नहीं था. हम सब ने मिल के आवाज़ उठाए थे. हम में से हमारे 18 दोस्त को उठा के इस केस में डाला गया, और वो सारे लोग हमारे ही जैसा आवाज़ उठा रहा था, लेकिन उन लोगों को टारगेट किया गया, जेल में डाला गया. तो ये सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त हैं जो इन सब के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जो पीछे नहीं हटा है, जो हिम्मत दिखाया है. क्योंकि इट कम्स फ्रॉम कन्विक्शन. हमें तो पता है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं, और जो हो रहा है हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है. किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, आपके कोई दोस्त के साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो आप चुप बैठ सकते हो क्या? मतलब ये कानूनी लड़ाई और ये लंबी चलेगी, ये भी आप अच्छे से जानती हैं. उमर खालिद को हम आपके थ्रू समझने की कोशिश करें. मीडिया में, पब्लिक फिगर में उमर की क्या इमेज है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक. बट 5.5 साल हो गए तकरीबन उमर खालिद को जेल के अंदर. आप उनसे रेगुलर मिलने जाती हैं जब भी आपको मौका मिलता है. उन 5 सालों में
उमर की ज़िंदगी जेल के अंदर कैसी रही है, कैसे वो जेल के अंदर जी रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, ये डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। बाहर का उमर और जेल के अंदर का उमर कैसा है? देखिए मतलब जेल इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। एक मतलब किसी को भी ऐसे जिंदान के अंदर रहना अच्छा नहीं रहता है जहाँ आपका बेसिक फ्रीडम नहीं है, वो अच्छा जगह तो नहीं है। ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है सबके लिए, मतलब इस समय और उसी से पहले, बस जेल जाने से पहले उमर पूरे देश में करीब 40-45 जगह घूम रहा था, वो एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद जो हुआ कि लॉकडाउन आ गया, पैंडेमिक शुरू हो गई, हम सबकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। तो एक ठहराव का दौर चल रहा है उसके ज़िंदगी में तब से ही। बनो ज्योत्सना की ज़िंदगी ठहर गई है क्या? 5 साल सलाखों के पीछे उमर, और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, 1 साल तक आप अपील भी नहीं कर सकते ज़मानत के लिए। बनो ज्योत्सना कहाँ है? हाँ नहीं, देखिए हम सबकी ज़िंदगी में ही एक ठहराव तो आ गया है, वो तो मतलब डेफिनेटली ये ज़िंदगी तो ऐसे तो नहीं होती अगर ये अरेस्ट नहीं होता और वो जेल में नहीं जाता। हमारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं होती, पर हाँ मतलब आई थिंक वो जवाब रह गया बीच में, हम उसकी डिटेल जानना चाहेंगे कि पूरा दिन कैसे गुजरता है उमर का जेल में, जब आप बात करती हैं उनसे। तो देखिए वो बहुत किताबें पढ़ रहा है, ये तो एक बहुत मतलब अच्छी बात, कुछ भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि जेल में रहना अच्छी बात नहीं है। बट हाँ मैं वो सीए का बात इसीलिए लेके आई थी क्योंकि उस टाइम इतना घूम रहा था, वो कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद लॉकडाउन से ही हम बहुत सारे लोग किताब पढ़ना शुरू किया, मतलब वो एक टाइम हो गया था जब किताब में भी वेंट बैक टू बुक्स। पर उमर उसके बाद भी जेल में, मतलब करीब करीब अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 400 बुक उसका हम लोग पहुंचा चुके हैं अंदर। और तिहाड़ में लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, तो लाइब्रेरी से भी उसको किताबें मिलती हैं। तो ये फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन दोनों। शेक्सपियर ऐसा बन के कुछ निकलेंगे बाहर? हाँ शेक्सपियर बन के बाहर निकलेंगे? हाँ वो लिखता अच्छा है, लिखने का वो उसका पहले से भी उसका फ्लेयर ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी रही है। अभी इतने सारे किताब पढ़ने का असर तो होता ही है, मतलब बुक पढ़ने से भी तो आपका लिटरेरी फ्लेयर बढ़ता है ना। तो आपकी हाँ मीटिंग कैसे होती है वहाँ पे? तो मैं विजुअली वो समझना चाहता हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है जेल में रहना आपने कहा अच्छा नहीं होता, और अच्छा नहीं होता है। फिर कोई भी जेल में मिलने के लिए जाए वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आम जनता को, आम पब्लिक को नहीं पता कि जेल की जो मीटिंग्स होती है, लोग तो कहते हैं मुलाकात है, हाँ बट वो मुलाकात होती देखिए कैसी है? वो सामने सामने मुलाकात तो नहीं होती है, जी। तो एक ग्लास वॉल होता है, ग्लास वॉल के दोनों तरफ एक टेलीफोन रहता है, अच्छा, जैसे आप आवाज़ भी नहीं लैंडलाइन सुन फोन। सकते बिना फ़ोन के? नहीं, तो वो लैंडलाइन फ़ोन, अक्सर लैंडलाइन फ़ोन ख़राब मिलता है, फिर वो क्यूबिकल छोड़ के दूसरा क्यूबिकल देखना पड़ता है। फिर भी आई वुड से कि तिहाड़ का जो पूरा मतलब सिस्टम है वो बहुत सारे जेल से काफ़ी बेहतर है। तो क्यूबिकल्स रहता है, तो आपकी प्राइवेसी भी रहती है उस तरीके से आपको बात करने का, और फ़ोन पे ही बात होता है। आधा घंटा टाइम अलॉटेड होता है, लेकिन थोड़ा मतलब 5-10 मिनट और मिल जाता है उसमें। ज्योत्सना जी, आप उमर को आप काफ़ी अरसे से जानती हैं, तो शुरुआत में उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, कैसा उनका नेचर था? शुरू से ऐसे रिबेलियस रहे या फिर मे बी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसके बाद ये बदलाव हुआ? नहीं, वो शुरू से ही काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, रिबेलियस, मतलब एक जैसे जेएनयू में तो सारे रेबल होते हैं, आपको पता होगा। तो सारे लोग ही एक लेवल तक अपनी क्रांतिकारी मानते हैं, फिर धीरे धीरे लोग मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन 2016 में जो जेएनयू के ऊपर पूरा हमला हुआ था और वो जो घटना हुई, पहली बार में जो हम लोग हो गए ना कि हम लोग, मतलब उमर, खास करके उमर, अनिर्बान कन्हैया, जो लोग उस टाइम जिनका नाम था, अचानक से जो बोलते कैटापुल्टेड हो जाना, मतलब एक पब्लिक फेस बन जाना, जिसमें जैसे आपने भी बोला कि लोग अच्छे तरीके से भी देखते हैं और विलन, मतलब हीरो भी है और विलन भी है। मतलब बहुत लोगों के लिए पेट्रियाटिक है, बहुत लोगों के लिए एंटी नेशनल है। तो तभी से थोड़ा ना पब्लिक लाइफ में हम लोग आ गए, जो हम आना नहीं चाहते थे शायद। मतलब रास्ते में लोग पहचान जाना,
जी, या जी। एक पब्लिक फिगर बन जाना एक तरीके से, वो उम्र को दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे मुझे दिक्कत होती है, मुझे मतलब आई डोंट लाइक पब्लिक लाइफ, आई वांट टू रिमेन एनोनिमस, पर वो रहा नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं रहा। जी, जी। कोई हमसे कंसेंट नहीं लिए उस चीज़ को लेके, कोई पूछा नहीं कि आप पब्लिक बनना चाहते भी हो या नहीं, हालात ऐसे हो हालात गए। ऐसे हो गए। तो हाँ, उसके चलते साइकोलॉजिकली भी उसका काफ़ी असर पड़ा। एक बार उमर के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, जी, जी। 2 लोग आ 2018 गया में, था 2018 2018 में, जी। गोली चलाने उसके ऊपर। वो लोग जानते नहीं थे, हम्म, पब्लिक मतलब पर्सनली कुछ जानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, जी, कोई जी। पर्सनल गुस्सा नहीं था, हम्म, लेकिन वही जो हालात देश में था, जो नफरत चारों तरफ फैल रहा था, उसी नफरत के शिकार थे वो लोग, आ तो गए। पूरा इंसिडेंट आप बता सकती हैं जो उस दिन हुआ था 2018 में? तो 2018 में उमर ने पीएचडी जमा किया अपना, जी। और तो काफ़ी 6-7 महीने लास्ट जो पीएचडी लिखने का जो लास्ट पुश होता है, वो सारे स्कॉलर्स के लिए ही बहुत दिक्कत का टाइम होता है, जब एकदम सब कुछ छोड़ के फोकस करना पड़ता है। तो वो पीएचडी अपना जमा किया, जमा करने के बाद ही एक प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में ना? दिल्ली में, जी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये 13 अगस्त की बात है, और उससे बस पहले उसने पीएचडी जमा किया। पीएचडी जमा भी आसानी से नहीं हो रही थी, जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत दिक्कत किया, पर फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से बोला कि तुरंत जमा करवाओ पीएचडी। तो पीएचडी जमा किए। उसी दिन प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो बोला कि चलो एक थोड़ा चाय पी के आते हैं। चाय पी के फिर मैं प्रोग्राम में, और वो मतलब 6-7 महीने तक वो कोई प्रोग्राम में नहीं गया था, क्योंकि वो पीएचडी लिख रहा था। तो थोड़ा वो नर्वस भी था कि अब इतने दिन बाद पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा चाय पी के आते हैं। तो चाय पी के हम बस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर ही गए, तो अचानक से एक बंदा आके पीछे से ऐसे झपट लिया। तो हमें लगा पहले कि कोई मतलब वही सेल्फी वेल्फी लेने भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्या बात है। फिर अचानक से उमर ने बहुत जोर से चिल्लाया। तब मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक गन है, और वो सीधा खड़ा हुआ, गन उमर की तरफ था। फिर वो आदमी फॉर सम रीज़न भागने लग गए, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर उसने गन फेंका और भाग के चला गया। रोड में गन फेंकने से एक गोली भी निकल के आ गई। तो पुलिस की डीसीपी, एसीपी सारे लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो डीसीपी सर जो थे वो उस बंदूक से 6 कार्ट्रिज निकाले लाइव, और बोले कि यू आर अ वेरी लकी मैन उमर, फॉर सम रीज़न द गन जैम्ड। तो द गन रिफ्यूज टू टेक द आप शॉट। बिल्कुल वही पास में थी? मैं बगल में थी उसके। तो ये सारे इंसिडेंट्स के बाद मतलब एक साइकोलॉजिकल वो भी तो बढ़ जाता है ना, कि आपके दोस्त है बहुत बहुत, पूरे देश में आपके दोस्त है, दुनिया में आपके दोस्त है, आपके दुश्मन भी है जो मतलब छाया की तरह घूम रहा है आसपास। कहीं से वो रियल हो जाए और एक गन लेके पहुंच जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। ज्योत्सना, अभी जो आपने इस केस का, पूरे इंसिडेंट का जिक्र किया, और एक आम इंसान के लिए, आम फैमिली के लिए ये बहुत ट्रैजिक है, कोई इस तरह से अगर डराए तो ये कहीं ना कहीं पूरी साइकोलॉजी पर भी इसने असर किया होगा। आपने, उमर ने, फैमिलीज़ ने, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ होता है तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाती हैं कि अगर हमारा बच्चा घर से भी कदम निकाल रहा है तो सेफ़ है या नहीं। तो वो कैसे आपने टैकल किया, और वो कितने वक्त तक चला, और फिर ये सब हो जाना, तो कितना असर आपका मेंटल हेल्थ पे, ना सिर्फ आप, पूरा फ्रेंड्स ग्रुप, पूरे फैमिलीज़, उन्होंने कैसे डील किया इन सब चीज़ों को? तब देखिए, हाँ वही बात है कि एक साइकोलॉजिकल असर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बात वही है कि फिर आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे क्या? मतलब बाहर निकलना फिर तो मतलब खुद को ही हाउस अरेस्ट में डाल देंगे क्या? बाहर जाना यही किए थे हम लोग हमेशा। उमर के साथ एटलीस्ट 2-3 लोग होता था। अब हमारे पास ऐसे मतलब बाउंसर लेके चलने का तो वो नहीं था, तो हम दोस्त में ही मतलब एटलीस्ट 2-3 लोग, कहीं पे भी वो ट्रैवल करता था, जब भी कोई प्रोग्राम में कोई बुलाता था तो हम लोग हमेशा बोलते थे कि आपको एटलीस्ट 2 लोगों का टिकट करना पड़ेगा या 3 लोगों का टिकट करना पड़ेगा जो उनके साथ जाएगा। तो लोग भी समझ जाते थे इस बात को कि उनके ऊपर थ्रेट जो है वो बहुत रियल है। तो ऐसे कम्युनिटी सपोर्ट से अब जब चलो ना, फ्रेंड्स के सपोर्ट से चलो तो आसान हो जाती है।
डर भी कम हो जाता है, तो एक और कॉन्फिडेंस भी बढ़ एक जाता और सवाल आपने ये भी जिक्र किया कि हम पब्लिकली बहुत डिस्कस हो रहे हैं पूरा ये केस, ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी ये काफ़ी डिस्कस हो रहा है, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये फुल्ली नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव भी है, या फिर इसका इम्पैक्ट जो सीन हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है और जो तबसरे आ रहे हैं कोर्ट के, उन पर कुछ असर हो रहा है? देखिए, मतलब केस का डिस्कशन जितना हो उतना अच्छा ही है। मतलब ये देश का एक इस वक्त एक मुद्दा है और उस पे बातचीत होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मैं वो जो बोल रही थी कि हम लोगों का फिर मतलब पर्सनल लाइफ भी फिर मुद्दा बन जाता है, सेंसेशनलाइज्ड हो जाता है, जो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है उस तरीके से। बट द केस इज़ अ डिफरेंट थिंग, द केस इज़ इट हैज़ इट्स ओन पॉलिटिक्स एंड उसका बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। देखिए, उसका असर तो हम नहीं चाहते कि उसका असर कोर्ट के ऊपर पड़े, ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट, कोर्ट शुड डू एनी केस और लुक एट एनी केस बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस। हमारा वो कॉन्फिडेंस अलग है कि इस फैक्ट्स ऑफ द केस से ही इसी कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ लीगल मामला नहीं है ना, ये एक पॉलिटिकल मामला भी है। उसके लिए भी बाहर इंटरनेशनली चर्चा होना ज़रूरी है, लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ, ये केस हुआ ही क्यों, लगा ही क्यों, इसका शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, इस पे बात तो होना ही चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आपने जिक्र किया अभी कि आप लोगों के सामने हैं, सोसाइटी में उमर के साथ रहते हैं, उसके फ्रेंड्स रहते थे जब वो यहाँ पर थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी जो रिलेशन है उनके साथ, आप उनकी पार्टनर हैं, ये भी सबके सामने है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए ऐसा लगता है कि हर चीज़ कर दें, कुछ भी ऐसा कर दें कि उसे राहत मिल जाए किसी तरीके से। थ्रेट्स आपको सता रहे थे जब उमर बाहर थे, अब उमर अंदर है, जब आप मिलने जाती हैं उनको हौसला देती होंगी, उनकी हिम्मत बांधती होंगी, वो खुद भी इतने हिम्मत वाले, लेकिन जब आप उन्हें मायूस अकेला छोड़कर बाहर निकलती हैं, मैं वो फीलिंग जानना चाहूँगी। वो डर सताता है कि बाहर तो वो थे तब थ्रेट्स थे, अंदर भी तो उनकी सेहत को लेकर या उनकी सिक्योरिटी को लेकर आपको फ़िक्र होती होगी कि हम तो बाहर आ गए, हम तो दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, अकेले अंदर जो भी होगा, जो भी थ्रेट वो फील कर रहे होंगे, क्या पता वो जाहिर करते हैं आपको या परेशान नहीं करना चाहते हैं आपको, क्या वो स्टेट आपका बना रहता है इसी तरह? हाँ, वो देखिए बना रहता है डेफिनेटली। सिक्योरिटी की थ्रेट भी रहता है जेल के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर माहौल के बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं, वो माहौल तो अच्छा नहीं है। हालांकि वंस अगेन तिहाड़ एज अ सेंट्रल प्रिजन इज़ मच मोर सिक्योर्ड दैट वे, और तिहाड़ के अंदर उसका एक पर्सनल गार्ड भी है, जो गार्ड उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। ये शुरू से कोर्ट के निर्देश से ही हुआ था, तो वो सब कुछ है। तिहाड़ के गार्ड्स भी काफ़ी चौकन्ना रहते हैं, तो उस तरीके से कोई फिजिकल अटैक की तो चांस नहीं है। लेकिन जैसे जब कोविड हुआ था, एक बार उमर को जेल के अंदर कोविड हुआ भी था, सेकेंड टाइम जब डेल्टा चल रहा था, उस टाइम भी बहुत हम लोगों की टेंशन थी। और जब कोविड हो गया, वो आइसोलेशन में डाला गया, तब फ़ोन वगैरह भी नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ देखिए, कोविड का डर उस टाइम सबको सता रहा था, जो जेल के बाहर थे सबको सता रहा था। लेकिन हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे लोग, सिर्फ उमर नहीं, सारे लोग जो भी जेल के अंदर है, इनके लिए और डर बढ़ जाता है कि अगर जेल के अंदर ये बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो कुछ भी चीज़ हो, जैसे गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ठंड जब बहुत बढ़ जाता है, तो हम लोग तो परेशान रहते ही है, बाहर भी हम लोग परेशान रहते हैं। इट्स ट्रू फॉर बोथ हीट एंड कोल्ड। ये अभी जो इतना ठंड रहता है, लेकिन हम सब में, सिर्फ मेरे में नहीं, सारे दोस्तों में यही चिंता रहती है कि अंदर कितना बुरा, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे मैनेज कर रहे होंगे तो वो तो एक कांस्टेंट, मतलब आप सही कह रहे हैं, एक रिकरिंग थॉट है, वो हमेशा चलता रहता है। अच्छी चीजें भी थी जो उमर के पेरेंट्स ने डिस्कस की, शायद आपसे भी वो बातचीत होती होगी कि उमर कैसे अपने आप को एंगेज रखते हैं। एक टाइम होता है जब सबसे मिलने का भी मौका मिलता है, तो वो वहाँ पर भी इंटरेक्ट करते हैं, और क्योंकि वो इतने एजुकेटेड हैं और इतनी अच्छी समझ रखते हैं, तो लोग उनसे कहते भी हैं कि हमारे ये केसेस हैं, हम इनके लिए, तो वो भी एक बॉन्ड क्या वो वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? हाउ इज ही इनसाइड? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत लोग तो मेरे को फ़ोन करता है बाहर आके कि हम उमर भाई के साथ अंदर थे, आप उसने मुझे बहुत हिम्मत दिलाया, हौसला दिलाया, बहुत मदद की लोगों की। एक तो ये बात है कि
एजुकेटेड लोग जो भी अंदर जाते हैं वो बहुत लोगों के लिए फिर मदद हो जाता है, क्योंकि मतलब एप्लीकेशंस लिख पाना अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं कर पाते हैं, और उसी के चलते बहुत लोगों को बहुत सारे हक नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज दे कांट राइट एन एप्लीकेशन प्रॉपर्ली। तो वो उसी के चलते ऐसे लोग जो भी अंदर जाते हैं दे देन हेल्प पीपल। तो उमर भी बहुत लोगों अभी का जब वो बाहर आए थे तब के क्या मोमेंट्स थे? कुछ स्टोरीज थी कि वो बस सबसे मिलना चाहते थे, कनेक्ट करना चाहते हाँ। थे। वो टाइम कैसा था? कोई ऐसी खास मोमेंट आपका रहा हो? देखिए, क्या वो मतलब टाइम दे पाए सबके बीच में आपको भी? 3 बार वो बाहर आया है, और 3 बार यही हम लोग सब ने तय किया कि अब मतलब बैठ के हम दुख की बात नहीं करेंगे। दुख तो है, सबकी ज़िंदगी में दुख है, लेकिन ये 3 बार जितनी बार भी आए हैं, एक वीक के लिए, इस बार 2 वीक के लिए, तो इस टाइम में पूरा मतलब हंसी मजाक चलेगा, सो दैट अच्छे मेमोरीज लेके वो स्ट्रेंथन लेके। उमर खालिद, मैं एक सवाल आपसे पर्सनल कर रहा हूँ, हाउ इज ही? इज ही रोमांटिक? नहीं मतलब बहुत बात करता है। बहुत बोरिंग है? हाँ मतलब बहुत बात करता है, तो कभी कभी बात तो नहीं मतलब है। सब लोगों के लिए ही थोड़ा ना, मतलब एक पॉइंट के बाद बोलना पड़ता है, यार चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। और मतलब दोनों में से मतलब आपको सुनना ज्यादा पसंद है उसके सामने या फिर बोलना ज्यादा? नहीं, बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो जब आसपास रहता है तो बाकी लोगों को बोलने का। अब और अभी तो क्योंकि जेल से आया है तो मतलब ज्यादा बातें उनके पास हाँ उनके पास है, और सबको सुनना भी पड़ता है, तो सब लोग बैठ के चुपचाप सुनते ही है। लेकिन खाने में क्या पसंद है? खाने में मतलब एक तो तिहाड़ में नॉनवेज नहीं मिलता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बाहर आके नॉनवेज खाना, तो नॉनवेज प्लस क्या ऐसा कभी मौका मिलता है कि आप मिलने के लिए जाए, कुछ स्पेशल डिशेज उनके लिए बना के ले नहीं, जाए? वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड नहीं है। अभी नहीं है, पहले होता था, अभी अलाउड नहीं है। मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है, जैसे कि सर ने पहले ही डिस्कस किया। जी। मौका मिलता है कभी जेल के अंदर क्रिकेट खेलने का या देखने का? ऐसा हाँ दोनों ही है, मतलब खेलने का भी शुरू किया था अभी, कुछ तिहाड़ प्रीमियर लीग टाइप कुछ होता है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट किया था, और देखता तो सारे मैचेस, मतलब टीवी तो है आप वहाँ उनको पे। मेसी बनाना चाहती हैं या वो राहुल द्रविड़ बनना चाहते हैं? मेसी बनना उसकी बस की बात नहीं है। रोजेस का भी मैंने कहीं पे पढ़ा या कुछ तो ऐसा मोमेंट था सोशल मीडिया पे, आपको मिलते हैं फ्लावर्स वगैरह? हाँ, रोज नहीं मिलता है। अंदर जो अमलताश वगैरह का पेड़ है तो वो सबके लिए जो भी मिलने जाता है उसके लिए वो फूल लेके आता है, तो ये इट्स अ कॉमन थिंग, कैसे नॉट देते जस्ट हैं वो? फॉर मी। क्यूबिकल से कैसे देते हैं फिर? नहीं, वो एक जगह है जहाँ पे हम सामान वगैरह भी लेके जाते हैं ना, जो क्लोथ्स वगैरह लेके जाते हैं, तो एक जगह है जहाँ से सामान एक्सचेंज हो सकता है। हाँ। तो सब आपने रखे हुए हैं, मतलब कितने मिले हैं? आई एम जस्ट क्यूरियस। नहीं देखिए, वही सबको मिलता है, और मिलने में अकेले नहीं जाती हाँ हूँ, नहीं मतलब और भी सभी को दोस्त मिलते हैं। हैं, बट दैट वो आपके लिए तो स्पेशल होगा ना कि जेल से वो दे रहा है आपको। हाँ तो क्या आप वो रखती हैं घर में? आपने रखे हैं सारे? हाँ, मतलब फ्लावर्स वगैरह किताबों के अंदर रख देते हैं कि बहुत साल बाद जब वो किताब पढ़े तब फ्लावर मिल जाएगा तो याद आएगा कि ये वही जेल का फूल है। हाँ। जी, दीज आर गुड मोमेंट्स। जब आप मिलती हैं क्यूबिकल में, फ़ोन के थ्रू बात होती है, व्हेन यू हैंग अप द फ़ोन, फिर आप वापस आती हैं, वो जेल में जाते हैं, बाहर आती हैं, जब निकलती हैं वहाँ एग्जैक्टली क्या फीलिंग होती है आपकी उस वक्त? डिफिकल्ट होता है वो मोमेंट। क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है? अलग अलग बार अलग अलग बातें चल रही होती है, मतलब हर वीक हम मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट मतलब। जो मुलाकात उसमें क्या आपके जहन में था? देखिए वो मोमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली, जब हम आ जाते हैं और वो अंदर चला जाता है। उमर आपको हौसला देते हैं या आप उमर को हौसला देते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे की आस बनते हैं? हाँ, दोनों ही एक दूसरे को हौसला देते हैं, पर हिम्मत हम सब लोगों में से, हम सब दोस्तों में से उमर का सबसे ज़्यादा है। तो और ये ठहराव भी बहुत इफ़ेक्ट किया है उसको काफ़ी, मतलब जो बचपना था वो चला गया, काफ़ी अभी मैच्योर्ड हो गया है, तो हिम्मत हौसला तो हमेशा देते हैं। मतलब जैसे देखिए, ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद भी हम सब लोग वी वर डिवास्टेटेड फ्रैंकली स्पीकिंग, बट व्हेन ही कॉल्ड ही वाज एकदम नॉर्मल। मैं बोला तू आज भी इतना नॉर्मली बात करेगा? मतलब आज तो बोले क्या रो बैठ के, नॉर्मली बात करेंगे और क्या करेंगे। कभी जेल लाइफ डिस्कस करते हो उमर आपके साथ फोन कॉल पे, जैसे कि आप बताती हैं
आपने बोला कि एक स्पेशल गार्ड उनके साथ रहता है, किस तरह की बैरक होती है उनके लिए नहीं, और उसका अपना कितना सेल टफ है। होता है वहाँ पर? वो बैरक में नहीं है, वो सेल में है, अपना सेल है उसका। वो भी सिक्योरिटी के कारण शुरू से ही उसको सेल दिया गया था। तो हाँ, वो मतलब दिन में सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक और फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक वो लोग बाहर आ सकते हैं, बाकी लोगों से मिल सकते हैं। तो बहुत लोगों से मिलता है वो। दोस्त हैं जेल के अंदर उमर के? हाँ, एक्चुअली ये वो जेल, जिस जेल में है वो वहाँ पे कन्विक्ट्स ज़्यादा है और बहुत सारे लोग एक जेल में ना बहुत लंबे अरसे से नहीं रहता है यूजुअली, लेकिन ये क्योंकि स्पेशल केस है इसलिए ही स्टेज, बट लोग दूसरे जेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो बहुत दिन तक एक दोस्ती नहीं बनी रहती है, फिर वो सबसे चेंज ज़्यादा हो आप जाता है। क्या मिस करती हैं? आप जब उमर बाहर थे तब आप लोग मिलते थे, मुलाकातें होती थी, अब वो जेल में हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आप मिस करती हैं? अल्टीमेटली वही बात करना ही मिस करते हैं ना, मतलब वो तो जो बोरिंग लगती है ना आपको? वो जब बाहर आके बात करना शुरू करते हैं तब बोरिंग लगता है, लेकिन जब बात नहीं होती है तब मिस करते हैं। वो और ज़्यादा 24 घंटे तकलीफ का वो कौन सा मोमेंट ऐसा होता है जब आप उसको यू मिस हिम द मोस्ट? देखिए, ऐसा तो नहीं है, मतलब हमेशा कोई स्पेशल मोमेंट ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग भी दूसरे काम भी करते हैं, मतलब हमारा अपना ऑफिस का काम, अपना ज़िंदगी का काम, लिखने का काम, ये सब चलता है कि, लेकिन इट्स लाइक माइंड के बैक साइड में वो चलता ही रहता है जी बातें। कभी कभी कुछ देख के याद आ जाना कि मतलब उम्र होता तो उसके साथ शेयर कर सकते थे बात, वो मिस करते हैं। आपने अपने लाइफ को भी काफ़ी चेंज किया है। कहा जाता है कि आपने जॉब भी इसीलिए चेंज की ताकि आप केस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें, उमर की फैमिली के लिए टाइम निकाल सकें। ये भी हम जानना चाहेंगे, कैसे फ्रेंड्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उमर के फैमिली के साथ आपका रिलेशन, उनका आपकी फैमिली के साथ रिलेशन, अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। हाँ, मतलब देखिए, ये भी एक फुल टाइम जॉब है अब, है ना, मतलब इतना कुछ, मतलब केसेस का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ऑल दैट। तो उसके साथ साथ इतना ही बोलेंगे कि एडजस्ट कर लिए हैं ज़िंदगी को, वो करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं मानते हैं कि हम बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ऐसा कुछ। आई वुड से आई एम एडजस्टिंग लाइफ, सो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब हमारे साथ हुआ है, ये क्या करें, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं था, हमने तो चूज़ नहीं किया था, ये हमारे साथ हुआ तो एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा। क्योंकि जब इस तरह के केसेस होते हैं या एक इंडिविजुअल के साथ, तो वो सोचता है कि हम अपने पीछे वालों को प्रोटेक्ट कर दें। कभी ऐसा मोमेंट आया कि उमर ने कहा कि मेरी लाइफ तो अब ये है, आपको फैसला करना हो कि आपको साथ देना है या आप बैक आउट कर सकते हैं, आप दूसरी लाइफ हाँ, सिलेक्ट मतलब- कर सकते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें आपसे की हों? हाँ, मतलब वो कभी नहीं बोला है कि आप मेरे लिए मतलब सब कुछ छोड़ दो या ऐसा ऐसा कभी नहीं बोल सकता है वो। पर हम लोग, वही मैं जो शुरुआत में बोली ना, कि हम अगर एक बार पॉलिटिक्स समझ आ जाए कि क्यों हो रहा है ये, तब सभी लोग उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मतलब वी आर एक्टिविस्ट अल्टीमेटली, दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिविज्म। ये हम एक्चुअली ब्लंटली पूछ नहीं पाए, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। कभी उमर ने कहा जस्ट मूव ऑन, दिस इज़ माई लाइफ एंड यू मूव ऑन? मतलब बोलने का नौबत नहीं आना चाहिए ऐसा। नो, बिकॉज फैज़ जो तमाम एक्टिविस्ट जो हैं उनके मेंटोर रहे हैं हमेशा से, बहुत उनका एक मिसरा है ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सो एक लंबा अरसा गुजरा है। आने वाले दिनों में, अभी 1 साल तो खैर आप लोग ज़मानत की अर्ज़ी भी नहीं डाल सकते, फिर ट्रायल शुरू होगा। कितनी उम्मीद है आप लोगों को इस ट्रायल पे कि जब ट्रायल होगा तो क्या होगा? देखिए, उम्मीद तो जैसे मैंने बोला कि हर बार बेल पे भी हम लगाए थे, ट्रायल पे तो पूरा उम्मीद है। हम तो शुरू से चाह रहे थे कि ये ट्रायल शुरू हो। ये जो एविडेंसेस कर रहे हैं, वो एविडेंसेस लेके आए, हमारे लॉयर्स भी क्रॉस करेंगे ना उन एविडेंसेस को, हमारे तरफ से भी सवाल होगा। यही तो ट्रायल का मकसद होता है, बिल्कुल। और शुरुआत से हम भी तो यही चाह रहे हैं कि ये ट्रायल शुरू हो एक बार। बिल्कुल। और वो पर्सनल कनेक्शन भी आप मिस करती होंगी, क्योंकि जब भी आप हियरिंग पे जाती होंगी तमाम लोग मौजूद होते हैं। कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स से, जैसे वीडियोस भी आते हैं, वो विजुअल्स आते हैं, उमर जा रहे हैं बहुत जल्दी वो हाथ जल्दी में, मिलाने वाला भी आया था, हाँ, कुछ डील हो गई थी आप लोगों की। वो एक मोमेंट आप कोशिश करते होंगे कि मिल जाए, और वो उमर की तरफ से भी कोशिश होती है, तो वो कितने स्पेशल होते हैं आपके लिए? हाँ, मतलब अभी ज़िंदगी वो सब छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए ही, उसी के भरोसे ही चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट द लिटिल मोमेंट्स नाउ।
ज्योत्सना जी, ये जानना चाहूँगी मैं कि कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिससे आप दोनों करीब आए? क्या वो कोई ऐसा लम्हा था, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कैसे आप लोग इतने करीब आए? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी, मतलब जी। हम लोग स्टूडेंट्स ही थे जेएनयू के, और जैसे मैंने बोला कि सारे लोग वी वर क्लोज बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविज्म, बिकॉज ऑफ आवर जी, जी। पॉलिटिक्स। यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह होता है वो लोगों को करीब ले आते हैं। उमर की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी सबसे बुरी? वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट है, मतलब शातिर नहीं है। वो बात अच्छा लगता है हम सबको कि वो जो भी उसको लगता है, दिल में होता है, वो बोल देता है, सीधा सीधा बातें करता है, वो अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा बोलता है वो अच्छा नहीं लगता। आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स जो आपके हैं, वो उमर को कैसे देखते हैं? एक एक्टिविस्ट के तौर पे, आपके पार्टनर के तौर पे, या एक पॉलिटिकल प्रिजन के तौर पे, कैसे देखते हैं वो लोग? तीनों ही, मतलब सारे ही। मेरे फैमिली के लोग भी काफ़ी पॉलिटिकल है, तो दे रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टिविस्ट हु इज़ फाइटिंग इन दिस प्रेजेंट सिस्टम। कभी उनसे कोई प्रेशर तो नहीं हुआ कि मतलब अभी तो वो चल रहा है एक पार्ट, यू ऑल्सो लुक आफ्टर योर लाइफ, ऐसा कोई प्रेशर? सब कुछ पब्लिक है, प्राइवेट लाइफ तो वैसे ही कम हो गया है, वो तो मिस करते ही हैं। फ्यूचर प्लान क्या है आप लोगों के? हमारे हाथ में तो हमारा ना हमारा पास्ट था, ना हमारा प्रेजेंट है, ना हमारा फ्यूचर है। कुछ चीज़ें तो जैसे सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा, ही विल कम आउट, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अब- ये सेटल अब होंगे। वी आर लिविंग फॉर एवरी डे। हर एक दिन के लिए जीते हैं। एक दिन सुबह उठ के उस दिन को काटना है, फिर अगले दिन के बारे में सोचते हैं। लंबे टाइप से कुछ सोच नहीं रहे, सोचने की जगह में नहीं है। आपने एक ट्वीट किया था कि उमर ने आपसे जो बोला कि गुड आ जाओ, अब यही लाइफ है। उमर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जेल में उनकी ज़िंदगी अब कटने वाली है, या ऐसे कुछ आगे वो देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत लोग मेरे को इस सवाल पूछा है उस दिन के बारे में। एक मतलब एक इमीडिएसी भी था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना और जो बुरा लगना। इमीडिएसी हम बाहर अगले दिन ही आ गए थे। मतलब हम नहीं मानते हैं कि वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। उस दिन का एक इमीडिएसी था, उस दिन जो बुरा लग रहा था और कि एक निराशा उस दिन का था। उस दिन उस स्टेज से हम अगले दिन ही आ गए थे बाहर। वो उम्मीद भी कितनी स्पेशल होती होगी ना, कि जब ये लास्ट हियरिंग होने वाली थी तब लोग पूछ रहे थे कि आप मिठाई लेकर आए हैं कि नहीं आए, तो वो भी एक हर बार वो एक उम्मीद जगती है और फिर वो टूट जाती है। आपको वो कितना परेशान करती है, और जेल में उमर को क्या चीज़ परेशान करती है, कि यही ज़िंदगी है या वो उम्मीद जो अब बाहर आने की जग जाती है? देखिए, हमें पता है कि उमर और बाकी सारे लोग बेकसूर हैं, ये हमें पता है। हमें पता है कि ये केस एकदम से ख़त्म हो जाएगी, और हमारी वही लड़ाई है। वो लड़ाई हम बिना उम्मीद के लड़ नहीं पाएंगे। उम्मीद, होप इज़ इंटीग्रल टू दैट फाइट। हम क्यों उम्मीद छोड़ दें? हम उस नाउम्मीदी को क्यों अपना लें? हम क्यों अपनाएं? हमें तो पता है कि वो बेकसूर है, हमें तो पता है ये केस ख़त्म होने वाला है, तो उम्मीद तो हमारा है और रहेगा। बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपने बात यहाँ पर बोली है, और इसी के ज़रिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो जीती गई हैं, वो लड़ी गई हैं। आपने जिक्र किया कि उमर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हम लोग जो है हिम्मत बांधते हैं, कभी वो हमारी हिम्मत बांधते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, कभी तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आया होगा। और मुझे लगता है कि फैमिली से भी जो बातें नहीं की जाती वो एक पार्टनर से की जाती हैं, वो आपसे शेयर की होंगी। कभी आपको लगता है कि लोएस्ट में आपने उमर को पाया और आपने स्ट्रेंथ दी हो, या आपने अपना सबसे कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है आप कैसे रिकॉल करती हैं जो आपने प्ले किया उनके लाइफ में? देखिए, मतलब वही, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? मतलब जितना ही बोल दे ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब बोलने की एक बात होती है। बहुत बार हुआ है, बहुत एकदम टूटने के कगार में आ गए, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। खास करके जैसे कुछ अभी तो जैसे हिम्मत कब मिलता है पता है? हिम्मत मिलता है जब लोग बात करते हैं इस केस के बारे में। जब लोग सारे लोग बात करते हैं तब लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब लगता है कि कोई बात नहीं कर रहा है, बीच 5 साल बहुत लंबा टाइम है, बीच में ऐसा भी फेज था जब इस केस में कुछ आगे भी नहीं बढ़ रहा था
और कोई बातचीत भी नहीं हो रही थी, तब हिम्मत टूट रहा था। अभी तो हिम्मत मतलब लोगों से आते, सब लोग इतने बात कर रहे हैं, इतना चर्चा हो रही जो है। ना हर चीज़ की दो साइड होती हैं, एक प्रैक्टिकल साइड होती है, एक इमोशनल साइड होती है। अब इस पूरे केस में या आप दोनों में कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन ज़्यादा इमोशनल है, या फिर इस पूरे अरसे ने जो जेल में ये मुश्किल वक्त ने किसी को बदला, इमोशनल से कोई प्रैक्टिकल हो गया या प्रैक्टिकल से इमोशनल ज़्यादा हो गया है? देखिए, प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है, रियलिस्टिक होना पड़ता है, रियलिटी को समझना, उसको मान के चलना, वो तो होना पड़ता है। हाँ, हम सब लोग, सिर्फ हम नहीं, मतलब हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे फैमिली के लोग रियलिटी को मानते गए, मतलब रियलिस्टिक होते गए हैं, प्रैक्टिकल होते गए हैं, लेकिन इमोशंस को छोड़े नहीं है। इमोशंस हैं अपनी जगह। कौन ज़्यादा इमोशनल है? अब ये तो वैसे स्केल आपने तो बोला नहीं कि होता है। होप हमेशा रहती है जब लोग बात करते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तब कहाँ से आपको एक उम्मीद की किरण मिलती है आपको? लोगों से ही मिलते हैं, हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम्म, लोगों से ही मिलते हैं। क्योंकि इतना लोग, अभी जो इतने लोग मुझे मैसेज किया है पर्सनली, देखिए वही ट्रोलिंग वगैरह तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, उम्मीद, होप, स्ट्रेंथ, सब कुछ वहीं से मिलता है। मनोज ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके थ्रू उमर खालिद के वो जान सके, उमर खालिद को जो अदालतों और सोशल मीडिया से अलग हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे और आपकी उम्मीद हमेशा कायम रहे। इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में न्यायपालिका है, और अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, जो मुजरिम नहीं है तो बाहर भी आएगा। थैंक यू। तो यही उम्मीद हम भी करते हैं, और यहाँ आने के लिए, हमारी टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।